नमस्कार दोस्तों, आज 21 मई है और आज पाकिस्तान और चाइना का जो एक अनयूजुअल रिलेशनशिप है उसको 73 ईयर्स हो चुके हैं और इसी 73 ईयर्स होने की खुशी में पाकिस्तान इसको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। चाइना की तरफ से कोई ऐसा सेलिब्रेशन दिखाई नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान के लोग, मतलब पाकिस्तान का मैं अभी लोकल न्यूज़ चैनल्स देख रहा था, लोकल मीडिया देख रहा था, वो इतने खुश हैं इस पाकिस्तान और चाइना की 73 ईयर्स की रिलेशनशिप को लेकर के कि वो उसके मतलब पूरे दिन आज उनके यहाँ पर वही सेम न्यूज़ चलने वाली है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान को इस चीज़ पे खुश होना चाहिए या उनको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन का सोचना चाहिए। खैर, उसको छोड़ते हैं। अब पाकिस्तान का जो ये चाइना के साथ अनयूजुअल रिलेशनशिप है, इसको आप रिलेशनशिप कहना सही नहीं होगा, इसको आप सिचुएशनशिप समझो, क्योंकि दोनों को एक तरीके की दोस्ती जो है वो एक चीज़ पर डिपेंड करती है। किस चीज़ पर डिपेंड करती है? देखो, पाकिस्तान के अंदर में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो एक्चुअल में कभी प्रो पाकिस्तानी पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, वो हमेशा से एंटी इंडिया पॉलिसी होती हैं कि जो चीज़ इंडिया को नुकसान देगी हम वो करेंगे, चाहे भले ही वो चीज़ हमें भी नुकसान दे रही हो। जैसे टेररिज्म एक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान को टेररिज्म ने जिस तरीके से बर्बाद किया है, जिस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं जो खुद उस टेररिज्म से परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान वो टेररिज्म को शरण क्यों देता है? क्योंकि उससे इंडिया को नुकसान है। बस इसलिए पाकिस्तान ने अपने पूरी कंट्री को एक बफर स्टेट बना करके छोड़ दिया, टेररिज्म का गढ़ बना करके छोड़ दिया। तो पाकिस्तान की सारी पॉलिसीज़ हमेशा ये दिखाती हैं कि वो एंटी इंडिया स्टांस लेता है और वो अपनी जो दोस्ती करता है, जिन कंट्रीज़ के साथ अपना पैच करता है, वो भी उन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा करता है जो कि खुद एंटी इंडिया कंट्रीज़ हों। जैसे कि वो कहते हैं ना, कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान की पॉलिसीज़ रहती हैं और इसीलिए वो चाइना के साथ हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करता है। दूसरी चीज़ इसमें एक और है कि 73 ईयर्स की जो रिलेशनशिप देखोगी, रिलेशनशिप हमेशा गिव एंड टेक का होता है। मतलब आप कुछ दे रहे हो, अगला कुछ दे रहा है, पर पाकिस्तान ने सिर्फ लिया है। पाकिस्तान को कुछ भी, पाकिस्तान के पास एक्चुअल में कुछ है भी नहीं देने के लिए, तो खैर उस बात को छोड़ देते हैं। तो चाइना की अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो चाइना का स्टांस हमेशा से ऐसा रहता है कि जहाँ पर भी यूएसए के अगेंस्ट में एक ब्लॉक बन रहा होगा, चाइना हमेशा वहाँ पर जाकर के खड़ा होगा। तो चाइना की पॉलिसीज़ एंटी यूएस रहती हैं और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हमेशा एंटी इंडिया रहती हैं। और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों के जो हैं वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के साथ में, पाकिस्तान को तो खैर पैदा ही हमने किया था, चाइना के भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के साथ, तो इसलिए दोनों की दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होती गई। तो उसी के बारे में आज हम इस आर्टिकल के अंदर में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो इनका रिलेशनशिप है वो ग्रो हुआ, सिचुएशनशिप जो है वो ग्रो हुआ, और क्या क्या डिफेंस सेक्टर में ये लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, चाइना ने कितने पैसे लगाए हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर में डिटेल में समझने वाले हैं। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि आपको याद होगा शायद कि हमारी एक मास्टर क्लास आज लाइव होने वाली है, काफ़ी इंटरेक्टिव क्लास हो गई है। वो आज 21 मई को 7 बजे शाम को लाइव होगी। ज़रूर से इस क्लास को ज्वाइन करिएगा। सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको काफ़ी डिटेल में उसमें डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये सारे टॉपिक्स एक क्लास में कर पाना मुश्किल है, तो ऐसी कई क्लासेस होती रहेंगी जिससे आपका ग्रोथ होता रहेगा। चलिए अब वीडियो में वापस आते हैं। अब देखो, अगर पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप देखोगे तो वो एक्चुअल में आज के दिन यानी कि 21 मई 1951 को पहली बार सेटअप हुई थी। अब उस टाइम की जो रिलेशनशिप सेटअप हुई थी वो एक्चुअल में सिचुएशनशिप ही थी, बिकॉज चाइना पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया, दोनों के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे और दोनों को ये लगता था कि अगर हम दोनों एक साथ मिल करके काम करते तो हम चाइना के ऊपर, तो हम इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल पाएंगे। अब चाइना उस समय पर ना, चाइना का जियोपॉलिटिक्स के अंदर में बहुत ज़्यादा से नहीं था, क्योंकि 1949 में तो चाइना बना था, तो चाइना के पास ना ज़्यादा कुछ था नहीं उस टाइम पर, तो उसको धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप बिल्ड करनी थी। और आपको भी पता होगा कि कोल्ड वॉर, जस्ट ये जो टाइम है 1951 का, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ है और कोल्ड वॉर की मतलब एकदम से स्टार्टिंग है। तो वो स्टार्टिंग में चाइना अपने लिए ना एक सेफ स्पेस देख रहा था कि मैं भी अगर कहीं जा करके किसी लाइन में खड़ा हो जाऊं तो लोग मुझे भी पहचानने लगेंगे। जैसे होता है ना कि आप किसी बड़े आदमी के पीछे जाके खड़े हो जाते हो छुप करके, तो आपकी भी फोटो आ जाती है छोटी सी पेपर के अंदर में और लोग पहचान लेते हैं यार ये कौन है। तो चाइना उस समय वही करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान का तो खैर उतना भी विजन नहीं था कि मैं वो सब करूं। हालांकि 1951 से साल 2009 तक अगर आप लार्जली देखोगे तो चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप्स तो थी, लेकिन उन्होंने कुछ म्यूचुअली एक्सचेंज नहीं किया था, या बहुत ज़्यादा ट्रेड या बहुत ज़्यादा डिफेंस टाइज या इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलप नहीं किया था। और चाइना का ना उस टाइम पर ऐसा कोई मोटिव भी नहीं था, पाकिस्तान उनके लिए कोई बहुत मतलब मैटर भी नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम पर चाइना के पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो था नहीं, तो इसीलिए पाकिस्तान की कोई ज़रूरत उनको नहीं थी। अब पाकिस्तान की ज़रूरत
चाइना से ज़्यादा यूएस को उस टाइम पर थी, क्योंकि अफगानिस्तान में देयर वाज लॉट गोइंग इनटू अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिक्स को अगर आपको समझना है तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान का रोल बहुत अच्छे से समझना होगा। यूएस ने हमेशा पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिक्स पर रूल करने के लिए एक बफर स्टेट की तरह यूज़ किया। और इसीलिए आप देखोगे ना कि पाकिस्तान के अंदर में जो टेररिज्म है, जैसे जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड, हिजबुल मुजाहिदीन पहले कश्मीर बेस था, फिर पाकिस्तान में चला गया, इंडियन मुजाहिदीन वो भी पहले इंडिया में था, फिर पाकिस्तान में जाकर के बेस हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका नाम हम लेते हैं, वो सब एक्चुअल में यूएस की सपोर्ट से ही खड़े हुए। तालिबान को खड़ा किया, तालिबान शरण लिए हुए था पाकिस्तान में। ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। तो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूएस जो है वो पाकिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह यूज़ कर रहा था अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिक्स पर रूल करने के लिए, और उस टाइम पर सोवियट्स को पीछे ढकेलने के लिए। तो ये बहुत बड़ा गेम था जो यूएस ने पाकिस्तान के साथ खेला, पाकिस्तान को पूरी तरीके से यूज़ किया। और उसके बाद जब उसने अफगानिस्तान में उनका पर्पस डिफीट हो गया पूरी तरीके से, तो एक दिन उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया और पाकिस्तान की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया। अब पाकिस्तान को भी किसी के कंधे पे चढ़ करके जीना है, उसके पास अपनी तो कुछ है नहीं, अपना तो कुछ इनकम का है नहीं आइडिया, तो फिर उसने यहाँ पर चाइना का साथ पकड़ा। और चाइना का साथ ओरिजिनली जो आप देखोगे सही मायनों में तो साल 2013 में चाइना लेकर के आया अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहाँ पर चाइना को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि उनको कुछ ऐसी कंट्रीज़ मिले। सबसे पहले तो अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप पूरी दुनिया में अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए ला रहे हो, तो सबसे पहले तो आप अपने कॉन्टिनेंट पर ये करके दिखाओ। तो अपने कॉन्टिनेंट पर तो चाइना की सबसे दुश्मनी है, इंडिया से प्रॉब्लम्स हैं, फिलीपींस से प्रॉब्लम्स हैं, साउथ कोरिया से प्रॉब्लम्स हैं, ताइवान से प्रॉब्लम्स हैं, जापान से प्रॉब्लम्स हैं। तो आप करोगे किसके साथ? तो उसमें एक दोस्त हो गया रशिया। खैर रशिया तो बहुत बड़ा एम्पायर था, और दूसरा दोस्त मिला चाइना को, वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ उनको पता था कि ये एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा आपके नीचे दब करके रहेगी। ठीक वैसे जैसे यूएस ने उसको यूज़ किया, अब चाइना उसको यूज़ कर रहा है। हालांकि चाइना का पूरा पैसा पाकिस्तान में डूब गया, ठीक वैसे जैसे यूएस का डूबा था। तो उसके बाद 2013 के बाद ये रिलेशनशिप काफ़ी डिपेंड होती है, और डिफेंस टाइज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने बढ़ाए। पाकिस्तान को इतना डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो चाइना ने इसलिए दिया ताकि पाकिस्तान एक स्ट्रांग बन पाए और खुद को सिक्योर कर पाए, क्योंकि अगर चाइना वहाँ पर पैसे लगा रहा है तो उसको उस पैसे की सिक्योरिटी भी तो चाहिए। और इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, इन्होंने रिसर्च किया कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस एक्सचेंज हुए हैं 2019, एक्सचेंज मैं नहीं कहूँगा, चाइना ने जितना पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया है 2019 से 2023 का जो टर्म था, तो जितना पाकिस्तान ने डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कराया है उसका अकेला 82% अकेले चाइना से आया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान कितना लार्जली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर में। और अगर उसको कंपेयर करें इस वाले टर्म से, 2019 से 23 के टर्म को कंपेयर करें दूसरे वाले टर्म से जो कि 2014 और 18 है, तो 43% ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। तो 2013 में वो प्रोजेक्ट लेकर के आया और 2014 से उसने पाकिस्तान को अपने डेट के तले दबाना शुरू कर दिया, उसको ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट देना, ताकि पाकिस्तान की सरकार कभी चाइना के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाए, बोलने की हिम्मत भी नहीं होती उनकी। अब आज की डेट में क्या स्थिति है कि इतना इनकॉम्पिटेंट नेशन है पाकिस्तान कि बैंकरप्सी के बिल्कुल कगार पर है। अब चाइना ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न भी तो उसको चाहिए। अब आप सोचो, सीपेक कॉरिडोर तो 10 साल पहले शुरू हुआ था और आज तक उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, आज तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी निराश हैं, और इसी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पर सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक और रिसर्च पेपर है, मैं उसके ऊपर कभी विस्तृत में वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी बिजनेसमैन वहाँ पर, सिंपल जो लोकल पाकिस्तान का बिजनेसमैन है, इवन वो अगर वहाँ पर बिजनेस करना चाहता है तो उसको कम से कम उसमें उस पूरी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि 25 से 30 जगह से परमिशन लेनी होती हैं, और वो 25 से 30 जगह परमिशन लेने में उसके कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर आप इंडियन करेंसी में देखो उसको, पाकिस्तानी करेंसी में ये और ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस, किसी को अगर बड़ा बिजनेस करना है तो वो कितना मुश्किल है पाकिस्तान में करना। वही चीज़ अब इंडिया में ईज़ कर दी गई है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। तो खैर, और ये जो डिफेंस टाइज हैं ये लगातार और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। चाइना और ज़्यादा इन्वेस्ट करते जा रहा है पाकिस्तान के अंदर में। हालांकि चाइना की भी इकोनॉमिक कंडीशन अब खराब होनी शुरू हो चुकी हैं, जो आपने सुना होगा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का क्या स्थिति है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मार्च 2024 में ही इंडिया ने एक शिप को सीज किया, वो माल्टा फ्लैग शिप थी, और पता ये लगा कि वो चाइना से पाकिस्तान तक एक सिस्टम को लेकर जा रही है जिसका नाम है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। वो सिस्टम चाइना के लिए, वो सिस्टम पाकिस्तान को उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने के लिए
इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। और इसीलिए उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो वो जा रहे था सामान, उसको इंडिया ने सीज कर लिया था। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है किस तरीके से लगातार चाइना जो है डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान को हेल्प करते आया है। अब अगर एविएशन की बात करो तो सबसे मेजर हेल्प तो पाकिस्तान की एविएशन में की है चाइना ने। जैसे चाइना ने अपना बेस्ट JF-17 फाइटर जेट्स और J-10 फाइटर जेट्स दोनों पाकिस्तान को दे रखे हैं। अब ये दोनों स्टेल्थ मोड फाइटर जेट्स हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फाइटर जेट्स हैं। अभी के टाइम पर जो फाइटर जेट्स चलते हैं एकदम उनकी अच्छी क्वालिटी है। और तीसरा फाइटर जेट एक और डील होने वाली है, जो फाइटर जेट का नाम है FC-31। अब ये FC-31 बहुत हाई क्वालिटी के फाइटर जेट हैं। इसको लोग जो US का F-32 फाइटर जेट है, जो कि बेस्ट US का फाइटर जेट है, उससे कंपेयर करते हैं। और इसराइल के पास भी यही फाइटर जेट्स है जो उसने यूज़ किया था ईरान की एम्बेसी को उड़ाने में सीरिया के अंदर में। तो ये F-32 से लोग FC-31 का कंपैरिजन करते हैं और ये भी पाकिस्तान को बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर इमेज से आप देखना चाहोगे तो ये FC-17 है, ये J-10 है और इसके साथ ये FC-31 है। तो ये फाइटर जेट्स ऑलरेडी पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं। ये आपका JF-17 है। तो ये फाइटर जेट्स ऑलरेडी पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं, जो कि चाइना ने ही दिए हैं। अब चाइना ने ऑब्वियसली इन सारे फाइटर जेट्स को लोन पर ही दिया है उनको, और लोन का पैसा चुकाने का तो आई डोंट नो वो पैसा कहाँ से लाएंगे। अब अगर डेट की बात करें तो चाइनीज़ डेट ने पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो डूब चुका है। पाकिस्तान की स्थिति ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी कमिटीज़ ने, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्च किया है, उन्होंने बताया है कि टोटल अगर सारे डेट्स को मिला दे सब कुछ टोटल, तो पाकिस्तान में के ऊपर $26.6 बिलियन का डेट तो अकेले चाइना का ही है। मतलब पाकिस्तान की जो टोटल फॉरेन डेट है उसका 23% उन्होंने अकेले चाइना से ही लिया हुआ है। और इतनी स्थिति पाकिस्तान की अब ख़राब है कि इन डेट्स को देने का उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने कभी इनकम की जो इनकम जनरेशन है वो अपनी कंट्री में करने का कभी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा यहाँ से पैसा उठाओ उसको दे दो, उससे पैसा उठाओ उसको दे दो, और यही पॉलिसी उनकी पूरी तरीके से फेल हुई है। अब अगर CPEC कॉरिडोर की आप बात करो तो सबसे मैग्नानिमस प्रोजेक्ट था ये CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और कहा यह जा रहा था कि अगर ये कॉरिडोर बन जाता है, और इसमें POK का भी कुछ एरिया आ रहा था, तो इसमें कहा यह जा रहा था कि भाई ये तो इंडिया के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो इंडिया को ना इस कॉरिडोर को ख़त्म कराने के लिए या बंद कराने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही इसको बंद करा दिया। कभी इमरान खान आते हैं वो बंद करा देते हैं, कभी लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं वो बंद करवा देते हैं, चाइनीज़ ऑफिशियल्स को ग्वादर में मार देते हैं, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में चाइनीज़ ऑफिशियल को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, मार डालते हैं। एक गाड़ी में बम ब्लास्ट हो जाती है, 5 चाइनीज़ ऑफिशियल्स मर जाते हैं। अब चाइना कहा भाई मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के चक्कर में अपने कितने ऑफिशियल्स को मरवा चुका हूँ वहाँ पर, भाई मुझे नहीं बनाना ये प्रोजेक्ट। उसने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है फिलहाल के लिए। अब ये प्रोजेक्ट इतना मैग्नानिमस था कि इसमें टोटल 21 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स लगाए जा रहे थे, जिसमें से हर तरीके के प्लांट्स, 8 कोल प्लांट्स लगाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगाएंगे इसमें 4, उसके साथ 8 विंड प्लांट्स लगाएंगे, एक ट्रांसमिशन लाइन बैठाएंगे। अब ये सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान के अंदर में होती तो आप समझ लीजिए कि अगर ये CPEC जो पूरा प्रोजेक्ट था ये अगर बन जाता तो पाकिस्तान के लिए कितना ये फ्रूटफुल होता, और पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलता। पाकिस्तान में नए एवेन्यूज़ खुलते जहाँ से वो अपनी इनकम जनरेट कर पाता। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी है कि ये प्रोजेक्ट हालांकि पूरा नहीं हो पाया। अब पाकिस्तान ना ये गोली देने की हमेशा कोशिश करता है। जैसे IMF को भी इसने यही गोली दी थी कि भाई हमारे पास तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना ने किया हुआ है, और अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इनकम को जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो हम आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। तो IMF ने कहा कि भाई हमें गोली मत दो, हमें पता है तुम्हारी क्या हालात हैं, और तुम ऐसा करो, तुम अपने लोगों पर सबसे पहले तो टैक्स लगाओ, जिसकी भी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स लगाओ। और जो POK में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब टैक्स लगाना शुरू किया है। उन्होंने टैक्स लगाया है, उन्होंने वहाँ पर POK में प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो इसी के वजह से हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं टैक्स की वजह से। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में टैक्स लगाया, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की जेब पर मार पड़ रही है, और इसीलिए वो प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब अगर पाकिस्तान को इस पूरे डेट क्राइसिस से बाहर आना है तो उनको खुद की इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा खंगालना पड़ेगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है CPEC, उसके कंप्लीट होने के चांसेस अब बहुत ब्लीक हैं, बहुत कम है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। 73 ईयर्स ओल्ड रिलेशनशिप है जिसको हम सिचुएशनशिप कह रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट में वीडियो को एंड करते करते आपको बस एक बार रिमाइंड करना है कि ये 1 घंटे का जो हमारा आज लाइव मास्टर क्लास जियोपॉलिटिक्स के ऊपर होने वाला है, उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। आज शाम 7 बजे को ये मास्टर क्लास लाइव हो जाएगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।